नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि झील यानी हमारा जो अध्याय है आज का वो है झील, यानी झील किस प्रकार से बनती है या झील बनने के लिए क्या जो प्रोसेस है, या अपन बात करेंगे जो झीलों का मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है। यानी अलग अलग प्रकार की अपन झीलों के नाम पढ़ते हैं ना, कि ये पवन द्वारा निर्मित झील है, यह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, यह हिमोड द्वारा निर्मित झील है, या और कई उदाहरण इनके मिल जाएंगे। ये निक्षेप द्वारा निर्मित झील है, यह अपरदन से निर्मित झील है। तो जो झीलों के जो वर्गीकरण है अलग अलग प्रकार से, या खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, तो इनका जो वर्गीकरण है आज हम इस अध्याय में मुख्य रूप से उस वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले हैं कि झीलों का जो विकास किस प्रकार से होता है या झील कहते किसे हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं सामान्य बात में आपको बता दूं, सामान्य भाषा में, कि झील उसे कहते हैं यानी कोई भी जो धरातल का थोड़ा नीचा भाग जहां जल भरा हुआ हो और उसके चारों ओर का भाग जो स्थल हो वो क्या कहलाता है, झील कहलाता है। यानी कोई ऐसा जल का भाग जिसके चारों ओर स्थल खंड हो उसे अपन क्या कहते हैं, झील कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे झीलों के अलग अलग वर्गीकरण। अब जैसे झील का निर्माण या जो झील का विकास है वो चाहे पृथ्वी के आंतरिक बल द्वारा भी हो सकता है या पृथ्वी के बाह्य बल द्वारा भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी झील का निर्माण एक अल्पकालिक घटना भी हो सकती है और झील का निर्माण एक दीर्घकालिक घटना भी हो सकती है। यानी झील को बनने में लंबा समय भी लग सकता है और झील को बनने में कम समय यानी अल्पकालिक समय यानी कम समय में भी झील का निर्माण हो सकता है। झील खारे पानी की भी हो सकती है, झील मीठे पानी की भी हो सकती है, झील छोटी भी हो सकती है, झील कई किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर में फैली भी हो सकती है। तो झीलों के जो अपन कह सकते हैं कि जो झील है वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले झील एवं झीलों का वर्गीकरण। जैसे देखो, भूतल के वे विस्तृत गड्ढे, यानी भूतल पर या पृथ्वी तल पर कुछ कोई गड्ढे होते हैं जहां पर विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा रहता है। जहां पर क्या होगा, उन गड्ढों के अंदर जल भरा रहेगा, उसे वह स्थल भाग या सागरीय किनारा, कहीं सागरों पे भी आपने देखा होगा, या तो वो स्थल भाग पर भी हो सकता है गड्ढा, या अपन कहते हैं ना सागर के किनारे जैसे लेगून झील होती है, तो वो भी तो एक झील है जो एक तरफ से स्थल भाग से सटी हुई और दूसरी तरफ से समुद्री भाग से सटी हुई। तो या तो वो स्थल भाग पर या वो सागरीय किनारों पर भी हो सकती है। झील दोनों जगह हो सकती है, स्थल भाग पर भी हो सकती है और सागरीय किनारों पर भी हो सकती है। यह झील खारे पानी या मीठे पानी की भी हो सकती है। अब झील का जरूर नहीं मीठा ही पानी होगा, तो खारे पानी की हो सकती है, मीठे पानी की हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं इनका निर्माण आंतरिक बल या बाह्य बल। आंतरिक बल से भी हो सकता है या बाह्य बल के द्वारा भी हो सकता है। झील कृत्रिम भी हो सकती है, झील मानव निर्मित भी हो सकती है। जैसे जो अपन पढ़ते हैं जो जयसमंद झील है, ये मानव निर्मित विश्व और सबसे बड़ी झील है भारत की, मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाई गई। तो अपन कह सकते हैं कृत्रिम भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है। जैसे अपन बात करते हैं झील जल के वे स्तर भाग होते हैं। एक और परिभाषा, झील जल के वे स्तर भाग होते हैं जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरी होती हैं तथा स्थल भाग पर स्थित होती हैं। स्थल खंड से घिरी होगी और स्थल भाग पर स्थित होगी, वह अस्तित्व की होती हैं। झीलें अस्तित्व की भी होती हैं, जरूरी नहीं झील स्थायी रूप से होती हैं। झील जो स्थायी नहीं होती है, कभी अस्थायी झीलें भी होती हैं। तो अपन बात करेंगे झीलों का वर्गीकरण। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे झीलों के वर्गीकरण में लवणता के आधार पर झीलें। मैं उनका आपको एक एक उदाहरण बताऊंगा कौन कौन सी किस प्रकार की झीलें हैं जैसे जो मुख्य रूप से हैं उनके। जैसे देखो, लवणता के आधार पर जैसे मैंने बताया आपको, झीलें खारी भी हो सकती है
और मीठे पानी की हो सकती है। जैसे देखो खारे पानी में अपन बात करते हैं, जैसे वोन झील है आपकी टर्की में, विश्व की सबसे खारे पानी की झील है वोन झील, 330 जिसकी जो लवणता है वो। फिर अपन बात है मृत सागर जॉर्डन में, वो भी विश्व की खारी झील है, दूसरे नंबर की। फिर अपन बात करते हैं ग्रेट लेक्स झील, वो अमेरिका में, वो भी खारे पानी की झील। अगर राजस्थान में बात की जाए तो सांबर झील, पचबदरा झील, लूणकरण झील, ये जो झीलें हैं सभी खारे पानी की झीलें। कुचामन है, नावा है, जितनी भी छोटी बड़ी राजस्थान में सभी खारे पानी की झीलें। तो ये खारे पानी। अब अपन मीठे पानी की बात करें, मीठे पानी की झील तो मैंने आपको बताया जयसमंद झील, फतेह सागर झील, या अपन कह सकते हैं बालसमंद झील, कायलाना झील, जिसका पानी अपन यूज लेते हैं वो मीठे पानी की झीलें होती हैं, जो जैसे डल झील है, वुलर झील है, ये सारी झीलें। तो ये हो गई खारे और मीठे पानी की झील। जैसे मीठे पानी को अपन ये भी कह सकते हैं ताजे पानी की झील, जैसे सुपीरियर झील, आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील, तो वो भी हो सकती है। तो ये खारे मीठा पानी कहो या ताजा पानी कहो एक ही बात है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीठा पानी या ताजा पानी। फिर देखो ये तो हो गया पहला वर्गीकरण लवणता के आधार पर। अब अपन बात करते हैं दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर झीलें। अब उत्पत्ति के आधार पर जो झीलें हैं वो अलग अलग प्रकार से उनका निर्माण हुआ। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, हिमानीकृत अपर्दन से निर्मित झील। अब जो बर्फीला क्षेत्र है वहां पर जो अपर्दन के कारण जिस झील का निर्माण होता है उसे अपन हिमानीकृत अपर्दन झील कहते हैं, जैसे टार्न झील या सार्क झील। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था हिमानी स्थलाकृतियों में, ये जो हिमानी का कोई भाग है, अगर यहाँ से अपर्दन होना शुरू हो जाए और यहाँ पर ये जो जल का भाग हो जाता है ये वाला, इसको अपन क्या कहते हैं, टार्न झील या सार्क झील। क्या कहते हैं, टार्न झील। क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था टार्न झील जब मैंने आपको हिमानी स्थलाकृतियां बताई थी। फिर अपन बात करें, ये तो हो गई अपर्दन से निर्मित झील, टार्क झील। फिर अपन बात करते हैं, एक होती है निक्षेपण से निर्मित झील। हिमानी का जो निक्षेप होता है उससे जो निर्मित झील होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हिमोड। जैसे मैंने आपको बताया था निक्षेपण से जो स्थलाकृति होती है हिमोड, उसमें अब अंतस्थ हिमोड, मध्यस्थ हिमोड, पार्श्ववर्ती हिमोड, तो ये अलग अलग प्रकार की झीलें हो सकती है। अंतस्थ हिमोड झील, पार्श्ववर्ती किनारे की झील, या मध्यस्थ झील या तलस्थ झील। तो आपको सीधा याद रखना डायरेक्ट कि हिमोड झील है वो आपके निक्षेपण झील का उदाहरण, ठीक। फिर अपन बात करते हैं नदीकृत झील, यानी नदियों के अपर्दन से या निक्षेपण के द्वारा जिन झीलों का निर्माण हो गया उसे अपन नदीकृत झील कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पहली झील अवनमन झील। अवनमन झील या जैसे अपन कहते हैं अवनमन कुंड, मैंने आपको बताया था, जैसे कोई ये पहाड़ी इलाका, यहाँ इस पहाड़ी इलाके से जब यहाँ पर पानी गिरता है तो ये पानी यहाँ पर एक गड्ढा कर देता है। क्या कर देता है, ये पानी जलप्रपात, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा जलप्रपात, तो ये जो जलप्रपात का जो पानी जहां पर गिरेगा, जहां पर एक गड्ढे का निर्माण हो जाएगा, बड़े सारे गड्ढे का निर्माण, और वहां उस बेसिन में जो बड़ा बेसिन हो जाता है कहीं कहीं पर, तो उस बेसिन को अपन अवनमन झील या कहते हैं, या अवनमन बेसिन कहते हैं, या अपन कह सकते हैं कोई ऐसा गड्ढा भी हो सकता है बड़ा जो पृथ्वी का अपन कह सकते हैं अवतल तल का गड्ढा नदी के द्वारा निर्मित होता हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अवनमन झील कहते हैं। जैसे कोई नदी चल रही है, ये नदी चल रही है, यहाँ कोई बड़ा गड्ढा है, तो इसमें जो नदी का पानी बढ़ जाने से जो जिस झील का निर्माण होता है उसे अपन अवनमन कुंड या अवनमन बेसिन झील कहते हैं। फिर बात करते हैं गोखुर झील। गोखुर झील भी मैंने आपको बताया था, जब नदी की मुख्य धारा अगर सीधी चल रही हो, या जब नदी बरसात के दिनों में, जब नदी जैसे ये कोई पहाड़ी इलाके से नदी आ रही है, यहाँ से नदी, ये नदी इस प्रकार से मिनेंडर बनाती हुई चलती है। जब सामान्य दिनों में, जब बरसात के दिनों में जब नदी का पानी बढ़ जाता है तो ये नदी इस अपना सीधा मार्ग ग्रहण कर लेती है। तो ये जो नीचे वाले ये वाली जो स्थलाकृति हैं, ये वाले, इसको अपन कहते हैं गोखुर झील, यानी गाय के पैर के समान झील जिसका निर्माण होता है उसे अपन गोखुर झील कहते हैं। ऑक्सबेल झील, ऑक्सलेक झील, ऑक्सलेक, तो ये हो जाएगी आपकी गोखुर झील। यानी नदी जब
अगर मिनाइंडर बनाती हुई चलती है और फिर नदी में पानी अधिक आने से ये सीधी चलना यानी अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है और जो ये झील निर्माण हो जाती है इसको अपन कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील। फिर अपन बात करते हैं डेल्टा झील। जब नदी में पानी जो फैल जाता है समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में और वहां पर जो जलोढ़ होते हैं वो अवशेष के रूप में जमा हो जाते हैं और जहां पर अवशेष के रूप में जमा होते हैं उनके चारों ओर जहां जल भर जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? डेल्टा झील कहते हैं। यानी नदी समुद्र से पहले जहां कहीं पर भी अपना जल इकट्ठा करे वो जो क्षेत्र उसको अपन क्या कहते हैं? डेल्टा झील कहते हैं। एक होता है रिफ्ट घाटी या रिफ्ट झील। जैसे रिफ्ट घाटी आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था, यानी दो पर्वतों के मध्य की जो क्षेत्र होता है उसी वहां पर जब पानी भर जाता है उस घाटी में तो उस घाटी को अपन क्या कहते हैं? रिफ्ट झील कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट झील। फिर अपन बात करते हैं जलोढ़ पंख झील। ये क्या होता है? जैसे नदी यहाँ से हिमालय से उतरी, ये जो गिरिपद भाग होता है ये वाला, जब यहाँ पे नदी आएगी तो यहाँ क्या करेगी? छोटे बड़े जो जलोढ़ होते हैं उनको यहाँ जमा करना शुरू कर देगी। जो ये वाला जो क्षेत्र होता है जो पानी का, इसको अपन कहते हैं जलोढ़ पंख झील। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख झील। हिमानी के जलोढ़ से नदी के जलोढ़ में जो झील है जो पानी के रूप में इकट्ठा हो जाता है जहां पर, उसे अपन हिमोल्ड जल झील कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं पवनकृत झील, यानी पवन के स्थलाकृतियों द्वारा जो निर्मित झील होती है, जैसे अपर्दन से हो सकती है, निक्षेपण से हो सकती है, जहां पर जो पवन द्वारा झील का निर्माण किया जाता है उसी को अपन पवनकृत झील कहते हैं। जैसे बालू का स्तूप, यानी कोई भी बालू का स्तूप है उसके जैसे बीच वाला भाग, जैसे आपने पढ़ा होगा राजस्थान में जो झील है ये प्लाया नाम सुना होगा, ये अस्थायी झीलें होती हैं क्योंकि जो पवन के जो मरुस्थलों में क्या करती है? रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है, अपर्दन का काम। तो जिन झीलों का निर्माण हो जाता है, जो गड्ढों का निर्माण हो जाता है और वर्षा काल में उन गड्ढों में क्या पानी भर जाता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्लाया झील कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाया झील कहते हैं। तो ये हो गई आपकी पवनकृत द्वारा झील। फिर अपन बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी झील। अब ज्वालामुखी झील जैसे कोई भी ये पृथ्वी का क्षेत्र है, ये पृथ्वी का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी फटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी फट जाएगा इस प्रकार से। यहाँ इस प्रकार से ये लावा निकल रहा है और लावा धीरे धीरे यहाँ से इस प्रकार से जमा हो रहा है यहाँ चारों। तो जो जमा हो रहा है तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है ये वाला जहाँ से लावा निकल रहा है ये वाला क्षेत्र, इसमें जब वर्षा का पानी भर जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। जब क्रेटर झील में दोबारा अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो ये ज्वालामुखी ये जो क्रेटर है इतना बड़ा बन जाएगा। जब ये क्रेटर बड़ा बन जाएगा तो इसे अपन क्या कहते हैं? कोलडेरा कहते हैं। और इसमें जब पानी भर जाएगा तो इसे अपन कोलडेरा झील कहते हैं। तो ज्वालामुखी का उदाहरण हो गया क्रेटर झील, कोलडेरा झील। फिर अपन बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया जैसे क्रेटर झील और कोलडेरा झील। ये जो क्रेटर कोलडेरा झील का जैसे अपन बात करते हैं, लोनार झील आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र में ये। फिर अपन बात करते हैं कि जैसे एक और झील का प्रकार है जैसे पटल विरूपण द्वारा उत्पन्न झील। पटल विरूपण का मतलब ये होता है जो प्लेटें वगैरह होती है, पृथ्वी का जो पटल है, भूपटल है, वहाँ पर जब प्लेटों में जब अपसरण अभिसरण की जो क्रिया होती है उनके द्वारा जिन झीलों का निर्माण होता है, जैसे कोई बाग नीचे चला गया यानी गड्ढा हो गया उन प्लेटों में या पटल विरूपणी बल के द्वारा, तो वहाँ जो गड्ढा हुआ है उसको अपन क्या कहते हैं? अवनति झील कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनति। जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी पृथ्वी का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जैसे ये इस प्रकार से अगर कोई है तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसे अपन अपनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अपनति। और जो ये नीचे धंसा हुआ भाग होता है इसे अपन क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। तो इस अभिनति का जो यही आपका जो झील है वो अभिनति झील कहलाती है। या यहाँ पर बताएगा भ्रंश झील, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे से के या तो सहारे खिसकेगी या दूर खिसक जाएगी तनाव के कारण, तो वहाँ बीच में जब जल भर जाता है तो उस प्रकार से जो निर्मित झील होती है उसे अपन भ्रंश झील कहते हैं। तो ये पटल से या अवशिष्ट झील, कुछ ऐसी झीलें होती हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ कई वर्षों के बाद में जो अवशेष के रूप में जो गड्ढे रह जाते हैं या उनमें जो पानी रह जाता है उनको अपन अवशिष्ट झीलें कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना
कभी समय में हिमालय का जो अरावली का निर्माण हुआ और कई सालों के बाद में जो अपरदन के से क्रिया के द्वारा वो अपशिष्ट के रूप में पीछे बच गया। तो यहाँ पहले कोई ऐसी कोई झील थी और जो कई सालों के बाद में अपरदन निक्षेपण के द्वारा फिर वो अवशिष्ट के रूप में बच गई, उसे अपन अवशिष्ट झील कहते हैं। अवशिष्ट का मतलब अवशेष के रूप में बची हुई। फिर अपन कहते हैं सामूहिक स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न झील। जैसे अपन कहते हैं ना भूस्खलन आ गया, सामूहिक स्थानांतरण मतलब यानी बड़े स्तर पर जब भूस्खलन की क्रिया होती है। भूस्खलन का मतलब जब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना, उच्च भाग से निम्न भाग भी हो सकता है। तो वहां पर भूस्खलन के द्वारा या पंखवा, ये भी जो आपके जो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या कई जो चट्टानें होती हैं जो मुलायम चट्टान होती है वो क्या करती हैं, जल के साथ में घुल जाती हैं या रासायनिक क्रियाओं के साथ में घुल जाती हैं। और वहाँ पर जब वर्षा जल का पानी आता है तो जिस गड्ढे में जो चट्टानें घुली वहाँ पर जब पानी भर जाएगा तो उसे अपन क्या कहते हैं, गोल द्वारा निर्मित झील। जैसे आपने नाम सुना होगा भूमिगत जो इस्तेलाह करते हैं, डोलाइन है, पोल्ज है, वहाँ पर क्या होता है, जल जो भूमि के अंदर जो भाग होते हैं वो घुल जाते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो यही आपका क्या है, गोल निर्मित झील। गोल गोल या घुल जाती है जो चट्टानें और वहाँ पर पानी भर जाता है उस गड्ढे के अंदर, तो उसे अपन गोल झील कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से जल का जो झील का निर्माण किस प्रकार होता है, या झील के जो वर्गीकरण है उनको, जैसे प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित झील भी हो सकता है। प्राकृतिक झीलों में चाहे भूकंप से हो, ज्वालामुखी से हो, चाहे पवन से हो, नदी से हो, ये सभी झीलें आती हैं। और मानवकृत झीलों में मैंने आपको बताया जो मानव के द्वारा निर्मित झीलें होती हैं, कृत्रिम झीलें। जैसे मैंने आपको बताया था जयसमंद झील है जो कृत्रिम भी है और मीठे पानी की दोनों की झील है, तो मैंने आपको ये बताया। तो ये इस प्रकार से लवणता के आधार पर खारे पानी, मीठे पानी की झील, और फिर उत्पत्ति के आधार पर मैंने ये बताया हिमानी नदी द्वारा, पवन द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, पटल विरूपण द्वारा, यह अपन ने पढ़ा था सामूहिक स्थानांतरण के द्वारा झीलों का जो अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया। थैंक यू।